लेट्स माइक बयानबाजी। लेट्स माइक बयानबाजी। मैं हूं महेश सिंह। नमस्कार सभी को। आज हम बयानबाजी में बात करेंगे उन बयानों पर जो डालते हैं देश और दुनिया पर अपना असर। आइए सबसे पहले चलते हैं बिहार के चुनावी जंग के अंतर्गत। बिहार में चुनाव प्रचार के दौरान आरजेडी नेता मनोज झा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भाषा पर निशाना साधा। झा ने एक्स पर लिखा कि मोदी ने आरजेडी पर कांग्रेस को मजबूर करके तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री उम्मीदवार के रूप में नामित करने का झूठा आरोप लगाया है, जिसमें मोदी ने कहा कि आरजेडी ने कांग्रेस की कानपट्टी पर कट्टा रखकर सीएम पद की घोषणा करवाई है। झा ने प्रधानमंत्री की भाषा को पद की गरिमा के खिलाफ बताया है। तो एक अंदर की बात बता रहा हूं, नामांकन वापस लेने से एक दिन पहले बिहार में बंद कमरे में गुंडागर्दी का खेल खेला गया था। कांग्रेस कभी नहीं चाहती थी कि सीएम पद पर आरजेडी के नेता का नाम तय हो, लेकिन आरजेडी ने भी मौका छोड़ा नहीं। आरजेडी ने कांग्रेस की कनपट्टी पर कट्टा रखकर सीएम पद चोरी कर लिया, घोषणा करवा के रहे, फिर जबरदस्ती कांग्रेस से सीएम उम्मीदवार को समर्थन की घोषणा कराई गई कट्टा रख करके। साथियों, आरजेडी कांग्रेस में झगड़ा भयंकर बढ़ गया है। बिहार में एक चुनावी रैली में राहुल गांधी ने बीजेपी आरएसएस पर वोट चोरी का आरोप लगाया है। उन्होंने मतदाताओं से सतर्क रहने की अपील की है। राहुल गांधी ने दावा किया है कि महागठबंधन जीतने वाला है, लेकिन भाजपा और आरएसएस ने पहले भी महाराष्ट्र, हरियाणा और कर्नाटक जैसे राज्यों में चुनाव में वोट चोरी की है। महागठबंधन जीत रहा है, स्वीप कर रहा है, मगर एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमने महाराष्ट्र में देखा, कर्नाटक में देखा, हरियाणा में देखा, मध्य प्रदेश में देखा कि बीजेपी ने और आरएसएस ने मिलकर चुनाव चोरी किए हैं। चुनाव चोरी किए हैं। और मैं आपको बता रहा हूं, साफ बता रहा हूं, बिहार में इलेक्शन कमीशन ने महागठबंधन के वोटरों को काटा है, निकाला है वोटर लिस्ट से, और इसका सबूत हम आपको दे देंगे, दिया है और फिर से दे देंगे। तो आपकी जिम्मेदारी है कि जब ये वोट चोरी करने की कोशिश करेंगे, जो बिहार में करेंगे, आप उनके सामने पोलिंग बूथ पे खड़े दिखाई देंगे और कहोगे भैया हम चोरी नहीं करने देंगे, वोट चोरी बिहार में नहीं होगी। क्योंकि वोट चोरी संविधान को रद्द करने का तरीका है। वोट चोरी अंबेडकर जी और गांधी जी की जो विचारधारा थी, जो उनका विजन था, जो उनकी सोच थी, उसकी हत्या करने की कोशिश है। तो ये बात आप याद रखिए, वोट चोरी नहीं होने देनी है, पोलिंग बूथ पे अच्छी तरह खड़ा होना है और दम लगाकर वोट चोरी रोकनी है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सहरसा में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए दावा किया है कि 2005 में सत्ता में आने के बाद से उन्होंने जनता के कल्याण के लिए काम किया है। उन्होंने आरजेडी के शासनकाल की आलोचना करते हुए कहा है कि उस समय शिक्षा, सड़कें, बिजली और कानून व्यवस्था की स्थिति खराब थी। आप सबका स्वागत करता हूं और आप जानते हैं कि आप जब इतनी संख्या में हैं तो हर हालत में भाई रत्नेश सदा जी को तो पूरे तौर पर और जितना भोटवा से जिताते थे उससे ज्यादा वोट से और जिताइएगा, हम ही कहेंगे। आदर पे बैठो। और आप जानते हैं हम लोगों को जब से मौका मिला है 24 नवंबर 2005 से हम लोगों ने सब काम किया है।
हर प्रकार से 20 वर्षों से विकास के काम में लगे हुए। लेकिन हम लोगों के पहले जो सरकार थी वो क्या हाल था जी, वो लोग 15 साल रहा और लड़कवा को 7 साल के बाद छोड़ना पड़ा था, तो दूसरा को नहीं अपनी पत्नी को बनवा दिया था। तो उस सब का कोई मतलब है? कोई लड़की का कोई लड़का का किसी तरह से कोई काम नहीं किया था। तो बहुत ही बुरा हाल था। लोग शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। समाज में कितना विवाद था, कितना हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था। पढ़ाई का क्या हाल था, बहुत कम बच्चे पढ़ते थे, बहुत कम पढ़ाई होती थी। अब पहले इलाज का पूरा इंतजाम नहीं था, सड़कें बहुत कम थी और जो थी उनका बुरा हाल था। बिजली बहुत कम जगह थी। ये पहले वाले का ये हाल कुछ नहीं किया था। और उसके बाद जो हम लोगों की सरकार आई तो हम लोगों ने सबके हित में शुरू से ही बिहार के विकास में काम होते रहा और करते रहे। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बिहार के युवाओं की दुर्दशा पर सवाल उठाए हैं। खड़गे ने दावा किया है कि पिछले 20 सालों में बीजेपी जेडीयू गठबंधन की सरकार ने राज्य के युवाओं से रोजगार के अवसर और उनके सपनों को छीन लिया है। उन्होंने एक्स पर लिखा है कि बिहार के लोग जहां भी जाते हैं मेहनत और हुनर से शहरों की किस्मत चमका देते हैं, लेकिन वो अपने बिहार की तकदीर अब तक क्यों नहीं बदल पाए। उद्योग क्षेत्र में रोजगार के मामले में बिहार देश में 23वें स्थान पर है। खड़गे ने लिखा कि अब वक्त बदलाव का है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने पटना में मीडिया से बातचीत में राहुल गांधी पर आरोप लगाए कि कभी वह भारत की निंदा करते हैं, कभी प्रधानमंत्री मोदी की मां के बारे में अपशब्द बोलते हैं और कभी छठ जैसे पवित्र पर्व को ड्रामा बताते हैं। मांझी ने कहा, ऐसे आदमी मछली ही पकड़ सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। बता दें, राहुल गांधी ने बेगूसराय में मछुआरों से मुलाकात की थी और उनके साथ नदी में उतरकर तैराकी भी की थी। राहुल गांधी तालाब में मछली मार रहे हैं सर। राहुल गांधी तालाब में उसके सिवा उनका कोई काम ही नहीं है। कभी भारत का क्या करते हैं, निंदा करते हैं विदेश में, कभी हमारे प्रधानमंत्री की मां को गाली सुनवाते हैं और कभी छठ को कहते हैं ड्रामा। तो ऐसे आदमी मछली न पकड़ेगा तो क्या करेगा सर? वो राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने अंतर विधानसभा उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि भाजपा केवल अनर्गल आरोप लगाकर राजनीति कर रही है, लेकिन इस बार जनता उनके बहकावे में नहीं आएगी। डोटासरा ने कहा है कि भाजपा में इस समय भारी आंतरिक कलह चल रही है। भाजपा के नेता आपस में ही लड़ रहे हैं। के लिए कितनी लंबी लड़ाई केंद्र सरकार तक लड़ी और उसके बाद में यहाँ जो विकास के काम हुए हैं वो बच्चा बच्चा बोल रहा है। पिछली बार जो कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी ने दिया था वो कैंडिडेट आपराधिक पृष्ठभूमि का कैंडिडेट था और इसलिए पहली बार राजस्थान में ऐसा वाकया हुआ है कि किसी को सजा होने के ऊपर उसकी सदस्यता चली गई और उपचुनाव होने जा रहा है। तो जो भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से प्रमोद जैन भाई की छवि को जो है डेंट करने की कोशिश कर रही है वो कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि इतने साल की पॉलिटिक्स करने के बाद में प्रमोद जैन भाई पे 107-16 का इस्तेगासा भी नहीं है। ये अनर्गल आरोप लगाते हैं, जिस तरीके की भ्रष्टाचार की बातें करते हैं। इनको कोई पूछे भाई तुम्हारी डबल इंजन की सरकार है, आज तक आपने एक मुकदमा, एक एप्लीकेशन, एक जांच कोई ऐसी की हो जिसमें ये बताया गया हो कि प्रमोद जैन भाई ने ये गड़बड़ की है? तो ऐसे ही केवल अनर्गल आरोप लगा करके उनकी छवि को धूमिल करने का प्रयास करना और उससे अपने वोट बैंक वोट बटोरना, ये चलेगा नहीं। वहाँ की जनता सारा सब कुछ जानती है और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में अंतर्कलह है, वहाँ पर जो कार्यकर्ता है वो गुटों में बट गया है। ये वसुंधरा जी का गुट है, ये मदन राठौड़ साहब का और मुख्यमंत्री का गुट है, बीच में किरोड़ी जी का गुट भी आ गया और कई गुट भी आ गए, ओम बिरला जी का गुट भी आ गया। तो ये गुट आपस में लड़ रहे हैं। वहाँ तो कोई चुनाव हमसे नहीं हो रहा है, हमारा चुनाव बहुत क्लियर है और कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार बहुत अच्छे मतों से वहाँ से चुनाव जीतेगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राजस्थान बार काउंसिल के नए भवन का उद्घाटन किया।
उन्होंने नए भवन को कानूनी शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित बताया है। सीएम ने कहा, जब न्याय मजबूत होता है तो नागरिक सुरक्षित महसूस करते हैं। और इसलिए मैं कहता हूं, आप सभी ऐसे जीते जागते प्रतिमूर्ति जिन्होंने लोगों के भरोसे को जीता है। कोई भी लोकतंत्र तब मजबूत होता है जब वो लोगों का भरोसा जीतता है। लोगों का ये विश्वास और आस्था ही हमारी न्याय व्यवस्था की सबसे बड़ी ताकत है और ये हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। किसी भी परिस्थिति में जनता का ये विश्वास न केवल बना रहे बल्कि ये और मजबूत हो। राजस्थान में 3 नए कानून का क्रियान्वयन हो रहा है। मेरे साथियों, आज राजस्थान में 3 नए कानून को जमीनी स्तर पर लागू किया जा रहा है। आज भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम ने राजस्थान के अंदर न्याय प्रक्रिया को तेज किया है और आने वाले समय में आपके सहयोग से वो दिन दूर नहीं है जब राजस्थान न्याय देने वाला अग्रणी राज्य होगा। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में इसरो के LVM-3 MS-5 द्वारा CMS-03 संचार उपग्रह के प्रक्षेपण पर इसरो प्रमुख V नारायण ने बताया कि GSLV लॉन्चर की क्षमता लगभग 4000 किलोग्राम GTO तक ले जाने की है और पहली बार हमने 4410 किलोग्राम भार को दीर्घवृत्तीय कक्षा में पहुंचाने की सफलता बताई है। उन्होंने कहा, बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है और यह LVM-3 यान का 8वां प्रक्षेपण है। LVM-3 यान के सभी प्रक्षेपण इसरो द्वारा सफलतापूर्वक किए गए हैं। You know, the capability of this GSLV launcher is something around 4000 kg to GTO, and for the first time we have lifted 4410 kg to a elliptical orbit, that will be a geo transfer elliptical orbit. If you look at the performance of this vehicle, it has performed extremely well, and this is the 8th launch of the LVM-3 vehicle. All the launches of LVM-3 vehicle is successfully accomplished by ISRO, and we can say it is a 100% reliable vehicle, and the same vehicle is only earmarked for taking our Gaganyaan 3 to space also. And if you look at the performance within the specification, the satellite is injected. Right now the satellite is totally healthy. All the propulsion system valves, isolation valves are opened, and the satellite is healthy, and we are going to take, by operating the propulsion system of the satellite to the required orbit, and this will enhance the communication capability of the country in a very, very big way. And first of all, let me thank each and every one of you for your wholehearted support of the entire ISRO program, and with that, let me congratulate the entire country and ISRO team for this very, very. कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने इच्छा जाहिर की है कि उन्हें अमेरिका पर अपनी निर्भरता कम करनी होगी, जो वर्तमान में कनाडाई निर्यात का लगभग 75% है। उन्होंने भारत के साथ द्विपक्षीय संबंधों में प्रगति का भी जिक्र किया है। कार्नी ने कहा, मैंने पीएम मोदी से अब तक मुलाकात नहीं की है, लेकिन हमारे विदेश मंत्रियों की मुलाकातें हुई हैं। And those are the discussions we're having, and you can see the traction we're getting. Free trade deal with Indonesia, free trade talks now launched with Philippines and Thailand, 2 of our largest. We already have free trade through something called the CPTPP with a number of those other economies. A turning point in our relationship with China. Progress which we have been making with India. Not part of these meetings, so I didn't meet directly with Prime Minister Modi here. The foreign minister, other ministers have been meeting with India. That's what we're doing to build our strength at home first and foremost, build these partnerships abroad, reduce our reliance on the United States. It can't happen. बयानबाजी में आज इतना ही। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग कंटेंट्स के लिए जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mike.
Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to